हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तैयारी जेआरएफ की लेक्चर 10। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज मनी एंड बैंकिंग। तो टॉपिक मर्ज किया है 25, इसमें से हम लोग कुछ करेंगे मनी एंड बैंकिंग की और कुछ करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। यूपी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो अपकमिंग पीजीटी एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्लस यूजीसी नेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने प्रीवियस ईयर के इसमें ऐड किए हैं। तो आप चेक करना अपना लेवल ऑफ पोटेंशियल, लेवल ऑफ प्रिपरेशन, कितनी आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी आपकी। नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन हेल्प टू रिड्यूस द गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की हम उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जहाँ जरूरत कम पड़ेगी वहाँ पे हम उसको कम एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी एक्टिविटीज गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है उसको रिड्यूस करती है, ठीक। नंबर 1, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, रिडक्शन इन इनकम टैक्स। तो 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से कौन कौन सी हमें बजट डेफिसिट को रिड्यूस कर सकती है, ठीक। अपनी जो आंसर्स हैं आपके फटाफट कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो जो राइट आंसर उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी से हायर लेवल ऑफ टैक्सेस होगा तो बजट जो डेफिसिट है वो कम होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, अगर जो सब्सिडी सिस्टम है अगर उसको रेशनलाइज बनाया जाए तो सब्सिडी ऐसी चीज़ों में दी जाए जिसका प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बूस्ट अप हो, ठीक है, उससे भी गवर्नमेंट को रिवेन्यू अर्न होगा, तो उसमें भी ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इससे भी गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है वो रिड्यूस होगा। खैर, रेशनलाइजेशन ऑफ बोला है, रेशनलाइजेशन मतलब ऐसे जगह सब्सिडी यूज़ करना जो प्रोडक्टिव हो, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन बूस्टअप हो। और प्रोडक्शन बूस्टअप होगा, अगेन प्रोडक्शन अगर बूस्टअप होगा तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इनकम टैक्स। तो अगर इनकम टैक्स में ही रिडक्शन हो जाएगा तो गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है तो रिवेन्यू वहाँ पे कम हो जाएगी, रिवेन्यू कम होगी तो बजट डेफिसिट कवर नहीं हो पाएगा, ठीक। तो 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ए जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू इंक्रीज कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब यहाँ पे सीआरआर की बात हो रही है, जैसे कैश रिजर्व सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई इंक्रीज करना चाहता है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल स्टेप टेकन बाय इट, ठीक है। तो आरबीआई कौन सा स्टेप इसमें से ले सकता है। एक माइंड में आपको इंडिकेशन दे गया होगा कि अगर सीआरआर इंक्रीज करना है तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है या फिर डिफ्लेशनरी ट्रेंड है इकोनॉमी में, ठीक है। फटाफट बताएंगे कि इन्फ्लेशन होगा तभी या डिफ्लेशन है, सीआरआर बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, सीआरआर बढ़ाना पड़ रहा है मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है। अब आपका जो आंसर है वो इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन को कवर करना है, इन्फ्लेशन को जो इन्फ्लेशनरी गैप था उसको फुलफिल करना है, तो आरबीआई क्या करेगा। चलिए, जो आंसर है आपका फटाफट देंगे, फिर हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे। रिलीज गोल्ड फ्रॉम इट्स रिजर्व। रिलीज गोल्ड रिलीज करने का मतलब ये है कि अभी वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है क्या उनको इंडिया में बाई करेगा, मतलब फॉरेन से बाई करके, ठीक है, इंडिया में उनको पंप करेगा। नेक्स्ट है बाय बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, और नेक्स्ट है उसके बाद डी, प्रोहिबिट द ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी, दैट इज बाय बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट। अब क्यों ओपन मार्केट से बॉन्ड करेगा, बॉन्ड परचेज करेगा और इंडियन जो करेंसी है इंडियन करेंसी को बाहर भेजेगा, ठीक है, और उसके बदले क्या लेगा, बॉन्ड। और बॉन्ड क्या होता है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है कि इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम ये पैसा वापस लेंगे आपसे। तो जो यहाँ का इंडिया का पैसा है, इंडिया का पैसा अभी तो फिलहाल के लिए बाहर चला जाएगा, ठीक है। जो मनी सप्लाई की प्रॉब्लम थी पहले ज़्यादा हो रही थी, तो मनी सप्लाई अगर बाहर हम लोग उसकी जगह बॉन्ड ले लिए हैं, उसकी जगह पेपर ले लिए जिसमें एग्रीमेंट है, ठीक है, मनी सप्लाई बाहर चला गया तो यहाँ मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर सी था, दैट इज बाय बॉन्ड्स इन द मार्केट, बाय इन द ओपन मार्केट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता बिल्कुल करेक्ट होता तब, ठीक है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। चलिए, नेक्स्ट वन, व्हाट ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड इन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। अब यहाँ पे प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये चीज़ आपने करी होंगी। और बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बजट के जो स्ट्रक्चर है पूरा कर लेना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बजट, रिवेन्यू बजट, ठीक है, रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। कौन सी एसेट्स को इंक्रीज करती हैं, कौन से एसेट्स डिक्रीज करती हैं, और अगर टाइम लगा तो इस पर जरूर
बजट के ऊपर जो कंपोनेंट्स है उस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो कौन सा इसमें से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नहीं है? तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो इकोनॉमी को बूस्टअप करती है, ठीक है, जो रियल प्रोडक्शन को, जो रियल आउटपुट को इंक्रीज करता है, ठीक। तो ग्रांट्स टू द स्टेट, अगर स्टेट को ग्रांट्स देंगे तो आउटपुट वो प्रोडक्टिव एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे इसको, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल एंड कम्युनिटी, दैट इज कम्युनिटी सर्विसेज, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन पे जो खर्चा होता है वो भी क्या प्रोडक्टिव एरियाज बूस्टअप हो रहा है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, तो जितने भी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को बूस्टअप करने के लिए, वो भी यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ये वाला, जो राइट आंसर है दैट इज डी इज राइट आंसर, दैट इज डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो क्या है? डिफेंस एक्सपेंडिचर दैट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, या फिर आप कह लो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991? अब 1991 की पॉलिसी, एनईपी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एनईपी? फटाफट कमेंट करेंगे, फादर ऑफ एनईपी किसको कहा जाता है, ठीक। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यूजीसी नेट में तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो कौन से रीजन थे कि इकोनॉमिक क्राइसिस आए 1991 में? सो दैट इज ह्यूज फिजिकल इम्बैलेंसेस, मतलब जो फिजिकल डेफिसिट चेक किया हाई था, हाई लेवल ऑफ बोरोइंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर हाई फिजिकल डेफिसिट होगा उतनी ही हमें बोरोइंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, दो तो रीजन बिल्कुल परफेक्ट है। एंड हाई फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी, क्या फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी थी, क्या वो हाई थी? या फिर इम्पोर्ट, दैट इज हाई इम्पोर्ट्स, ठीक है, हाई इम्पोर्ट्स थे। तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट आंसर है वो बताएंगे, ठीक है। तो जो C1 है वो है हाई फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी। क्या फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में क्या था, फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। सिर्फ हमारे पास 7 to 10 डेज की जो फॉरेन पेमेंट्स थी, ठीक है, इम्पोर्ट पेमेंट के लिए मनी या फिर फॉरेन एक्सचेंज बचे हुए थे, रिजर्व, ठीक है। आज तो खैर बहुत सारे रिजर्व हैं, अप्रॉक्सीमेटली 600 बिलियन US डॉलर हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम में बहुत कम थे। और उसके बाद हाई इम्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो 1, 2 और 4th बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज C1 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इज इनएडेक्वेट टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स इज कॉल्ड, ठीक है। इकोनॉमी का जो पूरा, अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो इकोनॉमी के जितने भी सिस्टम है वो इनएडेक्वेट है, जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट आने की चांसेस हैं, ठीक। सो जो राइट आंसर है माइंड में स्ट्रक कर गया होगा, दैट इज स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चरल का भी दूसरा जो मेन पूछा जाता है क्वेश्चन, स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, या तो चेंज इन डिमांड पैटर्न में चेंज हो रहा है तब भी स्ट्रक्चरल है, अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, देन अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, वो भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में ही गिना जाता है, ठीक है। चलिए अब सीजनल की बात करते हैं, सीजन के ऊपर है, ठीक है। एग्रीकल्चर में पाया जाता है सीजनल, अभी सीजन है एग्रीकल्चर का, नेक्स्ट टाइम नहीं है 3 मंथ्स के लिए, तो सीजनल। उसके बाद डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और लेबर जीरो होती है, छुपी बेरोजगारी भी, ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और साइक्लिकल ये है इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, उसके अकॉर्डिंग। चलिए जो राइट आंसर है दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट। यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट डाटा पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो 20 तक तो अवेलेबल है, लेकिन 21, 22 का भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 19, 20 का आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। इसको हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी में कवर भी किया था। सो इसको आपने बताना है, ठीक है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जिसका हाईएस्ट शेयर है उसको पहले लगाना है। सो 4 ऑप्शंस हैं। चलिए हम लोग एक बार डाटा की तरफ चलते हैं। आप जो भी आंसर है आपको एक बार फटाफट पोस्ट करेंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इन देयर एक्सपोर्ट शेयर, ठीक है, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट शेयर इन कंट्रीज का कितना है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है आपको पता ही होगा यूएसए का है, और बहुत टाइम से यही है, यूएसए ही है, ठीक है। कम से कम 5-6 सालों से यूएसए टॉप पे है एक्सपोर्टिंग टर्म्स में। तो यूनाइटेड स्टेट्स 16.8, उसके बाद EU 14.6, और अगर हम बात करें
यूएई 9.1 और चाइना की अगर हम बात करें दैट इज 5.3। सो जो फर्स्ट नंबर पे है दैट इज यूएसए, दैट इज सेकंड। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कितना कंट्रीब्यूशन है 14.6। ठीक, जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है 9.1। और उसके बाद चाइना, सो दैट इज 2314। ठीक है 2314, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डेथ ऑफ द बेबी चाइल्ड बिफोर 7 days ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। जो मोर्टेलिटी है, किस टाइप की मोर्टेलिटी है ये अगर बच्चे की डेथ बिफोर 7 days हो जाती है। ठीक, तो किस टाइप की मोर्टेलिटी है, दैट इज एमएमआर, आईएमआर, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट या फिर पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। फटाफट कमेंट करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद राइट आंसर पे मूव करते हैं। ठीक है, एमएमआर तो बिल्कुल भी नहीं है और आईएमआर भी नहीं है, क्योंकि इस टर्म्स को बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये, और ये टर्म्स इजी भी हैं। न्यूनेटल और पेरीनेटल मोर्टेलिटी में से एक है। ठीक, तो जो राइट आंसर है दैट इज पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट बिफोर 7 days। और जो दूसरी टर्म्स है न्यूनेटल, इसमें कितने दिनों तक बेबी की डेथ हो जाती है, कितने दिन से पहले, दैट इज 28 days। ठीक है, ये भी यूजीसी नेट में आ चुका है। और आईएमआर हमें पता ही है, डेथ ऑफ चाइल्ड बिफोर 1 year अमंग 1000। ठीक है, 1000 में से कितने डेथ्स ऐसे हैं, जो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जा रही है। अभी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 40-41 तक आईएमआर वेरी कर रहे हैं इंडिया में। ठीक, उसके बाद एमएमआर, ठीक है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कितनी मदर्स ऐसी हैं जिनकी डेथ हो जाती हैं आउट ऑफ 1 लाख। ठीक है, आउट ऑफ 1 लाख कितनी मदर्स ऐसी हैं जिनकी डेथ हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी। और ये भी डेज लिख लेना, आफ्टर कितने डेज, 42 days। ठीक है, 42 days के बिटवीन अगर किसी मदर की डेथ हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी तो उसको हम काउंट करते हैं एमएमआर में। ठीक, तो जो यहाँ राइट आंसर है दैट इज डी। चलिए 8th क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटी इज टर्म्ड एज एक्टिविटी ऑफ टर्सरी सेक्टर। इसमें से कौन सी एक्टिविटी टर्सरी सेक्टर की है। ठीक है, सर्विस सेक्टर की है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ठीक, तो जो वीट प्रोडक्शन है वो तो आपका है प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद मोबाइल कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये क्या है, टर्सरी है। सो दैट इज C1 इज करेक्ट। चलिए 9th वन इज कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू इंडिया एज NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अभी ये रिपोर्ट 5 भी पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, NFHS 5 भी पब्लिश हो चुकी है, लेकिन जो डेटा अगर क्रोनोलॉजी पूछेगा या फिर जो मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछेगा इतना वेरी नहीं करेगा। ठीक है, नंबर 1 TFR, तो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये फटाफट एक बार मैचअप करेंगे फिर हम लोग आगे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट कर दीजिए। सो TFR जो है अभी दैट इज 2.1 या 2.1, 2.2, 2.3 इतना ही वेरी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, 2.1 से अगर 2.3 भी आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये कितना चल रहा है, दैट इज 41। और अंडर 5 MR, अंडर 5, सो दैट इज 50। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इंस्टीट्यूशनल बर्थ क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन जो फैसिलिटीज़, मतलब जो डिलीवरी होती हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब चाहे हॉस्पिटल है, चाहे कोई वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सेज हैं। ठीक, सो दैट इज 79% है अभी इंस्टीट्यूशनल बर्थ। सो अगर हम मैचअप करें दैट इज फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, ठीक है, सेकंड का फोर्थ, उसके बाद थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का थर्ड। सो दैट इज सेकंड वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो कमिटीज है, कमिटीज याद रखना आप। नंबर 1 डिसइन्वेस्टमेंट कमिटी, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इंडस्ट्रियल सिकनेस, टैक्स रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप की कमिटीज भी आपको डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा। तो नंबर 1 अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट कमिटी, दैट इज बिलोंग टू रंगाराजन कमिटी। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सिकनेस, जो इंडस्ट्रियल सिकनेस की दैट इज ओंकार गोस्वामी। ठीक है, और जो टैक्स रिफॉर्म्स है, टैक्स रिफॉर्म वाइडली यूज होता है और
काफ़ी बार ये पूछा गया है, ठीक है। चिल्हा कमेटी, राजा जे चिल्हा कमेटी। उसके बाद रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, दैट इज आर एन मल्होत्रा। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का 4, उसके बाद सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का 4, सेकंड का सेकंड, देन थर्ड का 1 एंड फोर्थ का थर्ड। सो दैट इज D1 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग। पब्लिशर्स हैं और पब्लिकेशन है, ठीक है। उनकी पब्लिकेशंस एक बार फटाफट मैच करिए कि किसकी पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन है किन किन पब्लिशर्स की हैं, ठीक। चलिए हम लोग मैच करते हैं, जो राइट आंसर है वो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री पब्लिश करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, चाहे CPI। और नेक्स्ट है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी GDP का डाटा है, जितना भी नेशनल इनकम काउंटिंग है, वो काम करती है CSO। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। अब इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर तो है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर और ही बॉडीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ में हम वही डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे को कौन सी बॉडी पब्लिश करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर पता है तो फटाफट कमेंट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, उसके बाद थर्ड का 1, ठीक। सो D1 जो है बिल्कुल करेक्ट है, 3, 4, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इनको, इनकी जो डेट्स अगर याद है आपको तो डेट्स भी फटाफट से मेंशन कर देंगे। मेलानोविस मॉडल कब आया था, ठीक है, मेलानोविस मॉडल अगर हम बात करें 1956 to 61, ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, फटाफट साथ के साथ लिखेंगे कि इसकी टाइमिंग क्या थी रोलिंग प्लान की, और रोलिंग प्लान किसने दिया था, ठीक है। बहुत बार पूछ लेता है रोलिंग प्लान गिवन बाय होम, जो कॉन्सेप्ट है रोलिंग प्लान का, ठीक है। 1978 में ये कॉन्सेप्ट आया था, जनता दल ने दिया था। उसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज गिवन बाय गुनर मिडल, ठीक। चलिए नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे टाइमिंग क्या थी, 1966 to 69। उसके बाद इंक्लूसिव स्ट्रेटजी आपको पता है कब आई थी, 11th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो D है ये तो सबसे लास्ट में रहने वाला है, तो जो 4th है ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक। तो नंबर 1 है आपका मेहलानोबिस मॉडल, ठीक, A। फिर उसके बाद नंबर 2 दैट इज C, सो दैट इज A, C, B देन D, ठीक है। इसको मैच कर लेना, जो जिसका भी सेकंड है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स in the ascending order on the basis of their weight in the index of industrial production, IIP, ठीक है। और इसका बेस भी देख लेना, IIP बेस 2020, दैट इज 2011 एंड 12, ठीक। सो असेंडिंग ऑर्डर बोला है, जिसका वेट है कम उसको पहले रखना है और जिसका वेट ज़्यादा है उसको बाद में रखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर रहे हैं, अगर आपको वेटेज पता है तो फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, 77.37 समथिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। ये 77 पॉइंट कुछ ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, मतलब 0.6 भी हो सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा चेक कर लेना, लेकिन 77 तो श्योर है। उसके बाद अगर बात करें माइनिंग की 14% तक, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी 7.99 मतलब 8% तक, ठीक। तो अगर हम बात करें इसके असेंडिंग ऑर्डर की, तो सबसे पहले असेंडिंग में 8 दैट इज A, उसके बाद C, उसके बाद B, ठीक है। तो सेकंड 1 इज करेक्ट। और अगर डिसेंडिंग करेंगे तो डिसेंडिंग में सबसे पहले आएगा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसके बाद माइनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अगर असेंडिंग पूछा है मतलब अकॉर्डिंग टू देयर लो वेट टू हाई वेटेज। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22 लार्जेस्ट शेयर ऑफ रुपीज रेवेन्यू स्पेंड ऑन, ठीक है। रुपीज गोज टू वाला जो चार्ट आपने किया होगा, तो सबसे मैक्सिमम जो शेयर है वो कहाँ जाता है रुपीज का, ठीक। तो मैक्सिमम शेयर कहाँ जाता है, और ये क्वेश्चन UGC नेट 2017 या फिर 18 में एक बार पूछा भी गया है, ठीक। तो मैक्सिमम जो शेयर जाता है वो अभी न्यू अपडेटेड बजट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक, इंटरेस्ट पेमेंट। चलिए अब देखते हैं कितना % इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च होता है, ठीक। तो इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 20%,
तो 20% इंटरेस्ट पेमेंट। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, ठीक है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 16%। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेंट्रल स्कीम्स, तो सेंट्रल स्कीम्स तकरीबन 13%। और उसके बाद सब्सिडी में जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है 9%। तो ये जो चार्ट है इसको अच्छे से कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट के बाद फर्स्ट इवेंट कौन सा हुआ, तो इसमें भी क्रोनोलॉजी यूज करनी है, देखना है कि फर्स्ट जो इकोनॉमिक इवेंट हुआ इंडिपेंडेंट के बाद वो कौन सा हुआ। ठीक, चलिए थोड़ा सा माइंड अपना यूज करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए साथ के साथ नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कब हुआ था? इससे पहले ये इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपेरिकल बैंक था, तो 1955 में ये हो गया था SBI, ठीक है, नेशनलाइजेशन हो गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज मतलब कि जो LIC है, दैट इज 1956। उसके बाद एनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1949 में, ठीक, 1949 में। और RBI भी नेशनलाइज हुआ था 1949 में। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, जो फर्स्ट इवेंट था वो था एनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डेमोग्राफिक डिवाइड रेफर्स टू अ राइज इन पॉपुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिवाइड में कौन सी एज ग्रुप को हम लोग इंक्लूड करते हैं? ठीक, सो एज ग्रुप बिटवीन 65 to 74, above 74, between 1 to 14, between 15 to 64। कौन सा एज ग्रुप है? बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज डी। जो एज ग्रुप है डेमोग्राफिक डिवाइड में जो इंक्लूड होता है दैट इज 15 to 64 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लिक्विड असेट्स। तो आपने क्या करना है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। जो लिक्विड है, जो ज़्यादा लिक्विड है उसको फर्स्ट में रखना है और जो कम लिक्विड है उसको बाद में रखना है। ठीक है, लिक्विड मीन्स जिसको कन्वर्टेबल है, जिसको हम लोग ईजिली यूज कर लेते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए, तो यहाँ पे फटाफट से इसको अरेंज करेंगे। जो सबसे लिक्विड है उसको पहले रखेंगे। ठीक है, जो करेंसी होती है मोस्ट लिक्विड होती है, सबसे ज़्यादा करेंसी लिक्विड होती है, ठीक है, क्योंकि इजिली एक्सेप्टेबल होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो डिमांड डिपॉजिट है आपका, आप अपने डिमांड पे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये होगी डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद थर्ड नंबर अगर बात करें सेविंग डिपॉजिट, और उसके बाद नेक्स्ट हो गया टाइम डिपॉजिट। ठीक है, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट कुछ टाइम के लिए फिक्स होता है। ठीक, सो दैट इज़ 4। सो अगर हम बात करें नंबर, दैट इज़ 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, दैट इज़ 4 1 3 2। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर तो आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारी बॉडीज काम करती हैं। ठीक है, तो ये पब्लिश कौन करता है? ठीक है, कंपाइल कौन करता है? ये इकोनॉमिक सर्वे। और यही क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे कंपाइल्ड बाय। ठीक, तो जो इकोनॉमिक सर्वे कंपाइल करता है वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू BOP विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट करेंट अकाउंट। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन करेंट अकाउंट से देंगे, एक क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट से देंगे। ठीक है, तो करेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? तो फटाफट एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फटाफट से कमेंट करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट जा रहा है तो उसको पॉज कर लेना। करेंट अकाउंट में, ठीक है, अगर आपको पता होगा करेंट अकाउंट में 4 मेन चीज़ें हैं। एक तो आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आ गया, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज आ गया। ठीक है, और इसमें इनकम भी ऐड होती है, और इसमें जो नेक्स्ट है इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी है। ठीक है, जिसको हम लोग करेंट ट्रांसफ़र बोलते हैं, करेंट ट्रांसफर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें 4 चीज़ें मेन हैं इसके। तो इसमें अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है गुड्स का ट्रेड, बिल्कुल है, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट है फॉरेन एसेट्स। फॉरेन एसेट्स किसमें ऐड होगा? असेट्स है तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो गया। ठीक, तो इसमें नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, तो सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं इनविजिबल हैं, ये भी बिल्कुल ऐड होगा।
और स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये क्या है, आईएमएफ के थ्रू जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, वो है पेपर मनी। ठीक, तो आईएमआर अगेन अगर हम बात करें, ये भी हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे कैपिटल रिसिप्ट से। तो जो यहाँ पे दो चीज़ें हुई है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज थर्ड। तो आपका अगर इसमें कोई डाउट है तो एक बार फटाफट कमेंट में कमेंट जरूर करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीओपी के कैपिटल अकाउंट में। सो बैलेंस ऑफ प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो राइट आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी एक्टिविटीज हैं ये कैपिटल अकाउंट में ऐड होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट इसमें से नहीं है? सो वर्ल्ड बैंक फंक्शनिंग दैट प्रोवाइड लोन्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज। उसके बाद है IMF हेल्प्स इन करेक्टिंग BOP, and C1 is RBI, that is control over supply through fiscal policy, and WTO generally forbids the use of quantitative restriction on trade। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है वो बताना है। ठीक, तो जो राइट आंसर है दैट इज C, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट बाय फिजिकल पॉलिसी। ठीक, सो जो C है बिल्कुल करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, arrange the following deficit in descending order according to their target in 2021 as percentage of GDP। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, जिसकी ज़्यादा वेटेज है उसको पहले रखना है। ठीक, सो नंबर 1 इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। तो ये वाला जो डाटा है इसको अच्छे तरह से कर लेना, बहुत बार ये डाटा यूज होगा। ठीक है, PGT में भी और UGC नेट में भी, और डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट अगर हम बात करें तो ये 6.3 है। ठीक है, और अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज पता है तो फटाफट कमेंट भी करेंगे, और आंसर क्या होना चाहिए ये भी फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, 6.3। फिजिकल डेफिसिट हमें पता है 9.5, उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट अगर हम बात करें 5.9, और रिवेन्यू डेफिसिट जो है 7.5। ये बिल्कुल रिवाइज्ड है, ठीक है, 2021 का। तो अगर हम बात करें फिजिकल डेफिसिट नंबर 1, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है रिवेन्यू डेफिसिट, दैट इज 2, then 4, 2 then 4 then 1, और उसके बाद देन प्राइमरी डेफिसिट 3। तो आपने डिसेंडिंग में करना है, जो ज़्यादा वैल्यू है उसको पहले लेना है, तो C बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू देयर कंट्रीब्यूशन इन GDP, हाईएस्ट टू लोवेस्ट एज पर बजट 2021-22। ठीक है, बताना है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन GDP में किसका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इस टाइप के बहुत बार पूछे गए हैं। सो ये वाला जो 21 का बजट है, अभी पॉसिबिलिटीज है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, सो नंबर 1 अगर बात करें, जो GST का शेयर है अभी वो मैक्सिमम शेयर चला गया है GST का। ठीक है, 15%, और उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स दैट इज 14%, और अगर हम बात करें कॉर्पोरेशन टैक्स की तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी अप्रॉक्सीमेटली 13% है। ठीक है, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी 8% और 9% कंस्टिट्यूट करता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सो दैट इज 8%। सो अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें इसकी, तो नंबर 1 आ गया GST 15%, नंबर 2 आ गया इस पे इनकम टैक्स, फिर आ गया कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर आ गया एक्साइज ड्यूटी। ठीक, तो नंबर दैट इज 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3 and 2। ठीक है, 4 1 3 2, तो जिसका भी आंसर B है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये वाला चार्ट अपने नोटबुक में नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्मॉल सेविंग स्कीम, या नॉट अ स्मॉल सेविंग स्कीम। कौन सी स्मॉल सेविंग स्कीम नहीं है? ठीक है, पहले समझ लीजिए कि स्मॉल सेविंग स्कीम है क्या। एक्चुअली जो स्मॉल सेविंग स्कीम है ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मतलब जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम लोग हैवी अमाउंट या फिर हैवी डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते तो हम क्या करते हैं, स्मॉल डोजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो मिडिल क्लास है उनके लिए बेटर है, क्योंकि इसमें जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं अभी गवर्नमेंट की, जैसे पीपीएफ है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में आप लोग जाओगे तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट होता है। और एक बार ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुकन्या योजना, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना जो ये वाली स्कीम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी क्या होता है, आपको 18 ईयर के बाद लमसम अमाउंट मिल जाएगा। उससे पहले आपको 1000 या फिर कुछ अमाउंट पहले देना पड़ेगा हर मंथ, या फिर ईयरली इसमें देना पड़ेगा। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान है ये, ठीक। तो स्मॉल सेविंग स्कीम में इसमें नहीं आता, तो पीपीएफ बिल्कुल आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आता है, किसान विकास पत्र आता है, लेकिन जो जनधन योजना है, ठीक है, जो जनधन योजना है ये नहीं आता, क्योंकि ये तो आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन वाला अकाउंट हो गया, ठीक है, जिसमें आप लोग पैसा जल्दी निकाल भी सकते हो और पैसा विड्रॉ या फिर पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक। तो इसमें और भी देख लेना कौन कौन से इसमें स्मॉल सेविंग में इंक्लूड है, ठीक है, जैसे पीपीएफ हो गया, तो है ही है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आता है, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। चलिए, एक जो क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली पूछा जाता है, M1 एंड M3, ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, नैरो मनी, ब्रॉड मनी बहुत पूछे जाते हैं ये। अब इसमें से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है, एक बार अच्छे से एनालिसिस करना, उसके बाद आंसर देना। अगर वीडियो स्पीड में चल रहा तो उसको पॉज कर लेना, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको समझ लेना, उसके बाद आंसर करना, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं सीधा आंसर की तरफ कि M3 इक्वल टू, ठीक है, M3 आपको पता होगा, M3 क्या होता है, पहले M1, जितना भी इसमें M1 है, ठीक है, M1 क्या होता है, दैट इज C प्लस DD प्लस OD, ठीक है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो ये तो M1 हो गया, तो M1 प्लस, ठीक है, जितना भी टाइम डिपॉजिट है विद बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, दैट इज टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C प्लस DD प्लस OD प्लस TD, तो ये बन गया M3। तो जो A है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ओवरऑल ये 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। और अब ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इससे लेवल हार्ड ही होगा, इससे लेवल लो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पीजीटी एग्जाम का लेवल यही है जो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। जब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर कोई पॉइंट्स आपके माइंड में तो कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।